अकाउंटिंग फॉर राइट इशू एंड बोनस, बोनस शेयर्स और राइट इशू के बारे में हम लोग जानेंगे विद लीगल प्रोविजंस एंड ऑल। चलिए, ये जो चैप्टर है हमारा, ये एक्चुअली में बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स, राइट इशू दोनों के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स इशू करने के प्रोविजन के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग उसका कैसे करते हैं, अकाउंट्स में बोनस शेयर्स और राइट इशू को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। रिनंसिएशन ऑफ राइट्स का मतलब समझेंगे। कम राइट और एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स को समझेंगे और वैल्यू ऑफ राइट्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का ओवरव्यू है। ठीक है, उनको लगता है इसके बाद एक इशू फॉर फ्यूचर री इशू ऑफ शेयर्स है एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। ये दो टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो 15 से 25% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंपनीज अकाउंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मान के चलिए आपकी विद इन अ मंथ इतना पोर्शन हम लोग कर लेंगे। फिर 20-25% तो आपका फाइनल अकाउंट में भी है, जिसका एक चैप्टर से बच रहा है, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम टॉपिक बच रहा है, तो वो स्टार्ट कर देंगे तो वो भी हो जाएगा तुम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोनस शेयर्स, पहले जान लो बोनस शेयर्स का मतलब क्या है। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से शेयर्स दिया जाए एक सर्टेन प्रोपोर्शन में, तो इसे हम कैसा इशू बोलते हैं, बोनस इशू बोलते हैं। यानी शेयर्स दिया जा रहा है किसको, जो पहले से ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। किस प्राइस पे, 0 रुपीज पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको बोनस शेयर्स कहा जाता है। बोनस शेयर्स, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी का जो कंडीशन है वो ये कि कंपनी इस शेयर्स को इशू करने के लिए अपना फ्री रिजर्व इस्तेमाल कर सकती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा इस्तेमाल कर सकती है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का पैसा इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन बोनस शेयर्स रिवैल्यूएशन रिजर्व के पैसे को इस्तेमाल करके नहीं दिया जा सकता। मतलब प्रॉफिट में ये तीनों प्रॉफिट यूज करोगे, ये नहीं यूज करोगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व आप यूज नहीं करेंगे, सीआरआर यूज करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे, फ्री रिजर्व यूज करेंगे। क्लियर है? आगे चलिए। राइट इशू किसको कहेंगे? देखो, राइट इशू भी एक इशू है, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर्स का इशू है। कोई भी कंपनी अगर मार्केट में अपना नया शेयर लॉन्च कर रही है, मार्केट में लॉन्च कर रही है, तो पहले ये शेयर्स किसको इशू किया जाना चाहिए, किसको ऑफर किया जाना चाहिए? एज ए मैटर ऑफ राइट ये पहले ऑफर किया जाना चाहिए उन शेयर होल्डर को जो पहले से कंपनी के मालिक हैं, पहले से कंपनी के शेयर होल्डर हैं। तो राइट इशू ऑफ राइट से कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जिनसे उनको अधिकार मिल जाता है टू बाई एडिशनल शेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से डायरेक्टली शेयर्स खरीद सकते हैं। और किस प्रोपोर्शन में खरीदेंगे, तो एक सर्टेन प्रोपोर्शन में खरीदते हैं, एक सर्टेन ड्यूरेशन के अंदर खरीदते हैं। यानी ड्यूरेशन भी पहले से तय होता है, कितने ड्यूरेशन के अंदर खरीदेंगे, किस हिस्सा में, किस परसेंटेज में वो खरीद सकेंगे, ये भी पहले से डिसाइडेड होता है। सब्सक्रिप्शन प्राइस जो होता है ना, यानी कितने प्राइस पे उनको ये शेयर मिलेगा, ये जो प्राइस होता है वो जनरली मार्केट प्राइस से कम होता है। किस प्राइस से कम होता है? फेस वैल्यू से कम नहीं बोल रहे, किस वैल्यू से कम बोल रहे? फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू तो मान लो शेयर्स का 10 ही रुपए रहता है, कंपनी का मान लो मार्केट प्राइस शेयर्स का चल रहा हो 100 रुपए, कंपनी 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, यानी 100 रुपए से कम पे इशू कर सकती। तो राइट इशू में शेयर्स कम प्राइस पे इशू होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। किससे कम प्राइस है? मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे इशू। फेस वैल्यू से तो ज्यादा ही रहे, बट मार्केट प्राइस से कम हो। क्लियर है? अब ये जो राइट इशू है ना, इन राइट इशू को शेयर होल्डर्स चाहें तो खुद एक्सरसाइज कर लें। मतलब हमको मिला है कि तुम हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर खरीद सकते हो। 100 रुपए दाम है, 90 रुपए में खरीद सकते हो, 80 रुपए में खरीद सकते हो। हमने 10,000 शेयर खरीद रखा है कंपनी में, तो हम 5,000 शेयर खरीद सकते हैं। 100 रुपए का शेयर है, मार्केट में 100 रुपए दाम है, हम खरीद सकते हैं 70 रुपए में, तो सीधे सीधे 30 रुपए का फायदा होगा ना। हम नहीं खरीदना चाह रहे, किसी को बेच भी सकते, अपना ही राइट किसी को सेल भी कर सकते हो, वही पॉइंट है।
allowing the holder to sell them in the open market. The difference between the cum right and ex right value of the shares would be the value of right. कम राइट और एक्स राइट का जो डिफरेंस है ना, वो राइट शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. तो ये राइट इशू का मतलब हुआ बोनस इशू का. बोनस इशू में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, राइट इशू में एट अ प्राइस मिलता है विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस. क्लियर है? आगे चलिए. बोनस शेयर्स को आप कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं. कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का सीधा सीधा मतलब होता है कि प्रॉफिट को या रिजर्व को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? पेड अप कैपिटल में. इसीलिए इसको कन्वर्जन ऑफ प्रॉफिट्स बोल रहे हैं. एक कंपनी जो है ना, अपना रिजर्व का पैसा, वो पैसा जो डिविडेंड के तौर पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, डिविडेंड ना दे करके उससे क्या इशू कर दे? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स. अब देखो, बोनस शेयर जो है ना, वो बिना किसी प्राइस के करंट शेयर होल्डर को दिया जाता है, और ये दिया जाता है डिपेंडिंग करता है किस पे, कि उसके पास, उन शेयर होल्डर्स के पास कितना शेयर है, उसी के आधार पे वो कैलकुलेट होता है. जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए आप. अल्फा कंपनी ने अनाउंस किया है बोनस शेयर्स अपने शेयर होल्डर को किस रेशियो में? मतलब क्या है? हर 3 शेयर्स के बदले कितना शेयर्स दिया जाएगा? 2 शेयर्स. 2 बोनस शेयर्स दिया जाएगा कितने शेयर्स के बदले? 3 शेयर्स के बदले. शेयर होल्डर एक्स के पास कितना शेयर है? 6000. बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ बोनस शुरू, तो आपको बताना है कितना शेयर्स को दिया जाएगा. 6000 शेयर्स है. हर 3 शेयर के लिए कितना शेयर दिया जाना है? तो 2/3 से गुना कर दो. 6000 इंटू 2/3 कितना आएगा? 4000 आएगा. यानी 4000 बोनस शेयर इशू होगा. आया 4000 बोनस शेयर. बोनस शेयर से पहले इस शेयर होल्डर के पास 6000 शेयर है, और अब 4000 बोनस में मिला, तो 6000 प्लस 4000, उसी शेयर होल्डर के पास अब कितना शेयर्स हो गया? 10,000. कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा. ठीक है. एंट्री क्या होगा? एंट्री इसका क्या होगा? एंट्री में आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सेक्शन 63 है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 63, ध्यान रखिएगा, इसमें बोनस शेयर्स के बारे में कहा गया. सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 63, यानी सेक्शन 63 का जो सबसेक्शन 1 है, उसमें फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स के बारे में कहा गया है कि ये बोनस शेयर्स फुल्ली पेड अप जो है ना, आप कहां से दे सकते हो? फ्री रिजर्व का पैसा दे सकते हो. ठीक है. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से पैसा ले सकते हो. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से पैसा ले सकते हो. कहां से नहीं ले सकते हो? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से पैसा नहीं ले सकते. रिवैल्यूएशन रिजर्व को नहीं यूज कर सकते हो. ठीक है. अब आइए subsection 2 section 63 provides that no company shall capitalize profits or reserve for the purpose of issuing fully paid up bonus shares under section subsection 1 unless. अब देखो, बोनस इशू करना है तो कुछ कंडीशन फॉलो करना होगा. क्या है वो कंडीशन? ये कंडीशन बताया गया किसमें? सबसेक्शन 2 ऑफ 63 में. ठीक है. क्या क्या कंडीशन है? आर्टिकल में इसका परमिशन होना चाहिए. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना, इसमें ये बात मेंशन होना चाहिए, ऑथोराइज्ड होना चाहिए कि बोनस शेयर्स इशू किया जा सकता. नंबर 2, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन पे ये बीन ऑथोराइज इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. कंपनी के जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे बोनस शेयर्स का, और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब एक देखो, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक तरफ है शेयर होल्डर्स और एक तरफ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टॉप बॉडी है ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का, कंपनी को मैनेज करने का टॉप बॉडी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है ना. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें मैनेज कर रहे हैं, राइट. दूसरी तरफ क्या है? शेयर होल्डर है, मैनेजमेंट इनके हाथ में है, बोनस शेयर्स इनको देना है. लेकिन ये जब बोनस शेयर्स देंगे तो ये क्या करेंगे? जनरल मीटिंग बुलाएंगे, जनरल मीटिंग में प्रपोजल रखेंगे, वहां से अप्रूवल लेंगे. किन से? शेयर होल्डर्स. तो वही पॉइंट कह रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन पे जनरल मीटिंग में, कंपनी के जनरल मीटिंग में ये ऑथोराइज करवाया जाए. इट इज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट और डेब्ट सिक्योरिटीज. बोनस शेयर्स देने से पहले एक चीज श्योर होगा कि किसी भी तरीके का इंटरेस्ट पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है, कर्ज के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं है. तुम बोनस शेयर्स दे रहे हो, यहाँ कर्ज में डूबे हुए हो, ऐसा नहीं हो. डेट फ्री होना चाहिए, डेट के प्रॉब्लम से फ्री होना चाहिए. अगला,
एम्प्लॉइज का कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज हो, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन हो, ग्रेचुटी का कंट्रीब्यूशन हो, एम्प्लॉइज का कोई बोनस हो, ये सब अमाउंट रुका हुआ नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। फर्दर पार्टली पेड अप शेयर्स अगर है तो उसको पहले फुल्ली पेड अप करना होगा। पार्टली पेड अप शेयर्स को बोनस शेयर्स देने से पहले उनको क्या करना होगा, फुल्ली पेड अप शेयर्स करना होगा। एंड छठा, इट कंप्लाइज विद सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। टाइम टू टाइम अगर कोई कंडीशन लगाया गया है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट ने बाद में कोई रूल चेंज कर लिया, रेगुलेशन चेंज कर लिया, तो उसको हिसाब से उसको फॉलो करना पड़ेगा। एक बार कंपनी ने अगर अनाउंस कर दिया बोर्ड डिसीजन ऑफ इट्स बोर्ड रिकमेंडिंग ए बोनस इशू शैल नॉट सब्सिक्वेंटली विथड्रॉ इट। एक बार बोनस डिक्लेयर करके बोनस विथड्रॉ नहीं हो सकता, समझ रहे हो? सो बोनस शेयर्स देने से पहले जितना भी इफ्स एंड बट्स से देख लिया जाएगा अच्छे से। अब सब सेक्शन 3 पढ़ लीजिए, इसमें क्या कहा गया? बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के बदले बोनस शेयर्स नहीं दिया जाएगा। एज पर पारा 39(1) ऑफ टेबल ए अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अपने जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन पे रिजॉल्व कर सकती है क्या कि it is desirable to capitalize any part of the amount of profit standing to the credit of any company's reserve account or to the credit of profit and loss account or otherwise available for distribution। यानी वैसा प्रॉफिट जो डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूटेबल है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और फ्री रिजर्व और सीआरआर, ये सारा पैसा कंपनी जो है वो उसको कैपिटलाइज करना चाहती है, ऐसा उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, जनरल एनुअल जनरल मीटिंग में। दूसरा पॉइंट, such sum be accordingly set free for distribution in the specified manner among the members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and the same proportion। तो कंपनी को अपने जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन पे इन दो बातों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। इन दो बातों को सुलझाए बिना काम नहीं चल सकता। पहला तो ये कि ये बताया जाना पड़ेगा कि कैपिटलाइज, रिजर्व को कैपिटलाइज करना अच्छा है, बेहतर है कंपनी के फेवर में। दूसरा कि जो भी पैसा इसके लिए हटाया गया है, ठीक है, would have been entitled thereto if distributed by way of dividend the same proportion। इसको उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है जिस तरीके से डिविडेंड का राइट बनता है, जिस तरीके से डिविडेंड का अधिकार बनता है ना शेयर होल्डर्स का, उसी मैनर्स में बोनस शेयर्स का डिवीजन किया गया। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, ऊपर में मेंशन जो भी बात आई उसमें पेमेंट कैश में नहीं हो सकता। द सम अफोर्सेड शैल नॉट बी पेड इन कैश बट शैल बी अप्लाइड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। मतलब वो पैसा जो रिजर्व सरप्लस में है, जिसका बोनस देने के लिए आपने सोचा हुआ, ये पैसा आप कैश में नहीं दे सकते। यानी बोनस शेयर है तो बोनस शेयर ही दिया जाएगा। यू कैन नॉट पेड दोज अमाउंट इनटू कैश। अब देखो ये जो पैसा है ना रिजर्व्स का पैसा, उसका पैसा कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो? पेइंग अप एनी अमाउंट फॉर द टाइम बीइंग अनपेड ऑन एनी शेयर्स हेल्ड बाय द सच मेंबर्स। यानी रिजर्व सरप्लस का जो पैसा है ना, उससे पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप भी बना सकते हो। आगे, पेइंग अप फुल unissued shares of the company to be allotted and distributed credited as fully paid up amongst the such members in the proportion of offset partly in the way of specified। तो पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप भी कर सकते हो और उस रिजर्व का पैसा फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए भी दे सकते हो। समझ रहे हो? मतलब ये कि जो भी पैसा फ्री रिजर्व के तौर पे है कंपनी के पास, उन फ्री रिजर्व के पैसे को यूटिलाइज कंपनी कहाँ कर सकती है? पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाने में। मान लो कंपनी ने 8 रुपये का ही 10 रुपये का शेयर्स में अभी 8 ही रुपये मंगवाया है, तो 2 रुपये अभी और मंगवाना है ना, तो इंस्टीट्यूट की वो 2 रुपये मंगवाए, कंपनी ने क्या करा, फ्री रिजर्व का पैसा से उसको फुल्ली पेड अप कर दिया और फिर बोनस शेयर्स भी इशू कर दी। कर सकते हैं।
आगे अब यहाँ पे ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ओनली बी अप्लाइड इन द पेइंग ऑफ अनइश्यूड शेयर्स टू बी issued to the members of the company as fully paid up bonus shares. In other words, securities premium account and capital redemption reserve cannot be applied towards payment of unpaid amount. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने ऊपर में देखा इन तीन अमाउंट को हम यूज कर सकते हैं ना, कहाँ? बोनस देने में तीनों पैसे यूज हो सकता है। और आगे हमने ये भी पढ़ा कि पार्टली पेड को फुल्ली पेड कर सकते हैं। तो पार्टली पेड को फुल्ली पेड करने के लिए ये दोनों अमाउंट यूज नहीं कर सकते। यही पॉइंट कहा गया है यहाँ। देखिए पढ़िए इसको। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ओनली बी अप्लाइड इन पेइंग ऑफ अनइश्यूड शेयर्स टू बी इशूड एज द मेंबर्स ऑफ द कंपनी फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। सही है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए प्रीमियम और सीआरआर का पैसा यूज कर सकते हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का पैसा आप अनपेड अमाउंट के लिए यूज नहीं कर सकते। पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप शेयर्स बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये प्रोविजन ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। ये पार्ट इस बॉक्स में दिया गया है, इस बॉक्स का पॉइंट याद होना चाहिए। यानी आफ्टर द डिस्कशन आपके बुक में जो बॉक्स में डाल दिया ना, इट हैज टू बी केप्ट इन योर माइंड। समझ जाइए, प्रोविजन है, दिमाग में होना चाहिए। वही पॉइंट लिखा हुआ जो हमने अब तक डिस्कस करा। क्या है? सेक्शन 63 सबसेक्शन 2, बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड। बोनस शेयर्स तब तक हम इशू नहीं कर सकते जब तक फुल्ली पेड अप शेयर्स ना हो। और पारा 39 सब रूल 2 में क्या कहा गया? टेबल एफ में शेड्यूल 1 में है दैट की कंपनीज एक्ट अलाउ करता है फ्री रिजर्व को इस्तेमाल करने के लिए फुल्ली पेड अप शेयर्स बनाने में। पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाने में फ्री रिजर्व का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा परमिशन कहाँ मिला है? पारा 39(2) ऑफ टेबल एफ, ठीक है। ऑन ए कंबाइंड रीडिंग ऑफ बोथ द प्रोविजन, दोनों रीडिंग को अगर आप पढ़ लीजिए तो इससे पता चल जाएगा कि फ्री रिजर्व में बी यूज्ड फॉर पेइंग अप अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड। तो हमारे पास बोनस शेयर्स देने के लिए तीन अमाउंट है। बोनस शेयर्स देने के लिए तीन अमाउंट है जो हम यूज कर सकते हैं: फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सीआरआर। सही है। और बोनस शेयर्स देने के लिए कंडीशन है कि फुल्ली पेड अप शेयर्स को ही आप बोनस दे सकते हैं। और एक कंडीशन ये भी पता चल गया कि फुल्ली पेड अप शेयर्स, पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाने के लिए फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा पॉइंट किस प्रोविजन में कहा गया वो आपको नोट्स में घर पे जाके प्रॉपर तरीके से पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे फुल्ली पेड अप को पार्टली पेड अप बनाने में यहाँ पे ये पॉइंट आया, ठीक है। आगे चलिए, यहां से आपका बोनस शेयर्स का एंट्री आ रहा है, पढ़ लीजिए बोनस शेयर्स का एंट्री। सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, ये सारा अमाउंट हम यूज कर सकते हैं क्या देने में? बोनस टू शेयर होल्डर्स। लिख दिया टू बोनस टू शेयर होल्डर्स और बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल। क्लियर है? आगे चलेंगे। बोनस शेयर सैंक्शन कर रहे हैं बट उससे पहले क्या कर रहे हैं? पार्टली पेड शेयर्स को क्या बना रहे हैं? तो इसके लिए तो आपको फ्री रिजर्व भी यूज करना होगा। फ्री रिजर्व दो ही है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ पे लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। हालांकि ये बोनस टू शेयर होल्डर्स नहीं लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखो बुक में सही है कि नहीं, अपडेट हो गया है क्या? वहां पे पेंसिल से कर लो सही। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये पार्टली पेड अप शेयर्स का पैसा, पार्टली पेड अप के लिए फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाया गया। उसके लिए क्या यूज किया गया? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट, यानी फ्री रिजर्व का अमाउंट यूज करेंगे। कर लिया करेक्ट? देखो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम में पॉइंट नंबर 1 लगाया हुआ है, इसका मतलब इसके बारे में कुछ पॉइंट नीचे कहा गया। क्या कहा गया देख लीजिए। एज पर सेबी रेगुलेशन सच सिक्योरिटीज प्रीमियम शुड बी रियलाइज्ड इन कैश। यानी सिर्फ वही सिक्योरिटीज प्रीमियम तुम यूज कर सकते हो बोनस देने में जो कैश में आया है। समझ रहे हो? सिक्योरिटीज प्रीमियम कई बार कैश में नहीं भी आता,
जैसे कई बार सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कैश में नहीं आया, तो वो पैसा जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का है लेकिन कैश में रियलाइज नहीं हुआ है, आप उसका पैसा यूटिलाइज नहीं करेंगे बोनस देने में। आगे बढ़िए। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। तो सेबी रेगुलेशन में ये रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट में ये रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ये रेस्ट्रिक्शन किसने लगाया है? सेबी ने लगाया। कंपनीज एक्ट ने, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज रेगुलेशन बॉडी है जो कंपनी के लिस्ट होने का डिसीजन लेती है। तो अगर कोई कंपनी सेबी के अकॉर्डिंगली लिस्टेड है ना, लिस्टेड है, सेबी का प्रोविजन लग रहा है उस पर, तो वहां पे ये प्रोविजन फॉलो होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का ये रूल फॉलो होगा कि सिर्फ कैश वाला ध्यान दिया जाए कि कैश में वो प्रीमियम आया होना चाहिए। अगर आपको पता चल जाए कि सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हुआ 1 लाख, आउट ऑफ विच 60,000 इज इन कैश, तो समझ जाइए कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना पैसा यूज कर सकते हो बोनस देने में? 60,000। क्लियर है? तो इसलिए अनलिस्टेड कंपनीज के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रियलाइज्ड इन कैश मे बी यूज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स वेयर द सेम कैन नॉट बी यूज्ड इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज। तो पता चला सेबी का रोल कहां पे है? कंपनी की लिस्टिंग में, शेयर मार्केट में कौन सा कंपनी का शेयर बिकेगा नहीं बिकेगा ये डिसाइड कर रही है सेबी। तो सेबी ने अगर कंपनी को लिस्ट कर दिया है, तो अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो उस पर सेबी का रूल लगेगा, लेकिन अगर वो लिस्टेड कंपनी नहीं है तो उस पर सेबी का रूल नहीं लगेगा। ये जो प्रीमियम कैश में रियलाइज होना चाहिए, ये रूल किसने लगाया है? सेबी ने। तो ये रूल सिर्फ लिस्टेड कंपनी में वर्क करेगा, अनलिस्टेड कंपनी में वर्क नहीं करेगा। यानी अनलिस्टेड कंपनी पूरा सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकती है, लेकिन लिस्टेड कंपनी सिर्फ वही सिक्योरिटीज प्रीमियम बोनस देने में यूज कर सकती है जो कैश में है। इज दैट क्लियर? आगे चलो। अच्छा, यहाँ पे 3 एंट्री करा है, थर्ड एंट्री नीचे भी है, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल को। हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो ये 3 एंट्री किया ना, तो 3 एंट्री के हिसाब से ठीक है, 2 एंट्री के हिसाब से ठीक नहीं है, 3 एंट्री है ना। सो फॉर दैट पर्पज ये ठीक है, नीचे दिखा ही नहीं था हमने। अगर 2 एंट्री रहता तो सिर्फ क्या करते हो आप? जनरल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट लॉस टू फाइनल कॉल, फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, हो गया, दैट्स इट। इन तीनों को मिलाओ ना, इन तीनों को मिलाओगे ना तो एक्चुअली में 2 ही एंट्री बनता है। When you combine all these 3 entries, you will get only 2 entries. क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि पढ़ाया है, क्यों लग रहा है हमको? ये पूरा मार्किंग किया हुआ बहुत, तो हम किसी बैच में नहीं पढ़ा। ओह, तुम लोग को नहीं पढ़ाया, उस बैच को पढ़ाया। तुम लोग से पहले जो नया सा लोग पढ़ते थे वो लोग पढ़ी। चलिए देखिए, अब ये बात ध्यान में रहे कि कौन कौन सा रूल आपको याद रखना है। बोनस शेयर्स का रूल खत्म हो गया, अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो बोनस शेयर्स के लिए रूल नंबर 1, सेक्शन वगैरह भी याद होना चाहिए, किस सेक्शन में किस सब सेक्शन में क्या कहा गया। रूल्स हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो रूल्स है वो हम ओरली बता दे रहे हैं, बट विद सेक्शन यू हैव टू रिमेंबर दिस। बोनस शेयर्स देने का पहला कंडीशन है कि वो फुल्ली पेड होना चाहिए। फुल्ली पेड अप शेयर्स, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाने के लिए आप फ्री रिजर्व यूज कर सकते। एंट्री क्या होगा आपने देखा, फ्री रिजर्व को डेबिट कर दिया, शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट कर दिया, और फिर शेयर फाइनल कॉल को डेबिट करके शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? ये तो हो गया फ्री रिजर्व के यूज करने का। एक बार अगर फुल्ली पेड अप शेयर्स को, पार्टली पेड अप को आपने फुल्ली पेड अप कर लिया, तो उसके बाद उनको फिर बोनस शेयर्स दे सकते हैं, और बोनस शेयर्स के लिए आप तीनों रिजर्व यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या क्या? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सीआरआर। ठीक है, तो इसके लिए एंट्री होगा फ्री रिजर्व डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, सीआरआर डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स एंड बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल। दैट्स इट। अब यहाँ पे आइए कि सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए रूल्स लगा हुआ है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम लिस्टेड कंपनी में सिर्फ कैश वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, जबकि अनलिस्टेड कंपनी के लिए पूरा सिक्योरिटीज प्रीमियम। दैट्स इट। इतना ही रूल वर्क करेगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए इतना ही रूल वर्क करेगा। और इतना ही रूल को नोट करने के लिए आप लोग एज पर द एक्ट, एज पर द सेक्शन नोट करिए।
आगे चलिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। कैसी कंपनी है, समझ गए क्या रूल लगेगा। आगे बढ़िए। इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है 4 लाख, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 55,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया कलेक्टेड इन कैश, मतलब ये पैसा तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। जनरल रिजर्व 1,05,000, सरप्लस 50,000। कंपनी ने डिसाइड करा है टू इशू इक्विटी शेयर्स बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। हर 4 शेयर के लिए कितना देना है, कितना शेयर है ये, 40,000 इंटू 1/4, कितना बोनस इशू होगा, 10,000 शेयर्स बोनस शेयर्स इशू होगा ना। व्हाट विल बी द बोनस शेयर्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, 40,000 शेयर से 4 के बदले 1 दे रहे हैं, तो 10,000 शेयर्स इशू करना पड़ेगा एज अ बोनस। और 10,000 शेयर्स देने के लिए पैसा चाहिए 1 लाख रुपए। कितना चाहिए पैसा, 1 लाख, ठीक है। कहाँ से ले सकते हैं हम, फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, जनरल रिजर्व से, सही है। देखो एंट्री क्या होगा, कैपिटल रिडेम्पशन, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, तीनों से पैसा यूटिलाइज कर लिया, कर सकते हैं। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में कितना बैलेंस है, 55,000, ये पैसा 55,000 यूज करा। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना बैलेंस है, 30,000, और जबकि यहाँ पे बोल दिया ना कलेक्टेड इन कैश, तो पूरा पैसा यूज करेंगे। नहीं बोलता, कहता कि कलेक्टेड इन कैश 30,000 में 20,000, तो यहाँ पे 20,000 लेते, क्योंकि लिस्टेड कंपनी, सेबी का गाइडलाइन लगेगा। और ये बात नीचे भी लिख देंगे कि सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सिर्फ कैश कलेक्टेड प्रीमियम ही हम यूज कर सकते हैं बोनस देने, ठीक है। तो 1 लाख रुपया बोनस देने के लिए चाहिए, तो 85, 55 और 30, 85 तो ले लिया ना, बाकी कितना बचा, 15,000, तो बैलेंस अमाउंट कहां से ले लिया, जनरल, और बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल, हो गया सॉल्व। कोई दिक्कत, आसान है। आगे चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन बनाइए आप लोग, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए। हम इसी में अमाउंट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा साथ साथ। 40,000 को हमने कर दिया 80,000 शेयर्स, चलिए बाकी सब एज इट इज रहने दिए, सिर्फ हमने एक इंफॉर्मेशन चेंज करा है। एंट्री करके दिखाइए सब लोग। 40,000 शेयर्स को हमने सिर्फ 80,000 शेयर्स कर दिए, बाकी सब कुछ सेम। बोनस शेयर्स का जनरल एंट्री करिए।
बन गया? नहीं बना? बन गया? क्या बनाया बोलो? CRR में 55,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 30,000, जनरल रिजर्व में 1,05,000 और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना? 10,000। ठीक है, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, एंड बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सही है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पढ़िए इस एग्जांपल को। ए लिमिटेड कंपनी जिसका सब्सक्राइब कैपिटल 5 लाख है, इसमें 50,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपीज इसका, इसमें कितना रुपया मंगवाया गया? 7.5 रुपये। बोनस शेयर्स 1,25,000 डिक्लेयर हुआ आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप। ठीक है, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फुल्ली पेड अप बनाना है, इसके लिए बोनस शेयर्स डिक्लेयर हुआ कितना? 1,25,000 रुपीज। अगर तुम देखोगे यहाँ पे 50,000 इंटू 2.5 रुपया कितना होता है? 50,000 शेयर्स पे 2.5 रुपये कितना होता है? वही पैसा हो रहा है यूज, यानी एक्चुअली में यहाँ पे फुल्ली पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करके बोनस किया जा रहा है, मतलब बोनस शेयर्स की जगह पे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप बना रहे हैं। अब आगे बढ़िए। ए लिमिटेड कंपनी, इसका फुल्ली पेड अप कैपिटल कितना है? 50 लाख, कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। जनरल रिजर्व में 9 लाख है। ये रिजॉल्व हुआ कि 5 लाख रुपया जनरल रिजर्व से कैपिटलाइज किया जाएगा 50,000 शेयर्स देने के लिए। 50,000 इंटू 10 5 लाख होता है। तो यहाँ पे पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप का है, और यहाँ पे जनरल ये क्या कह रहे हैं? बोनस शेयर्स दिया जा रहा है। क्लियर है? ईच शेयर होल्डर टू गेट 1 सच शेयर्स फॉर एवरी 10 शेयर्स, हर 10 शेयर्स के बदले 1 शेयर्स। ठीक है, तो इसका तो एंट्री हो जाएगा तुम्हारे लिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट अगर 3 एंट्री करना चाहते हो तो लिखोगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, और फिर दूसरा एंट्री होगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना, और फिर तीसरा एंट्री होगा बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। सही है? 3 एंट्री करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, देख लीजिए। आई जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 1,25,000, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000 1,25,000, और ये शेयर फाइनल कॉल बोनस टू शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया। 3 एंट्री, 2 एंट्री करते हैं तो बताइए कैसे करोगे। आगे चलो, नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए बोनस शेयर्स इशू किया जा रहा है, ये भी जनरल रिजर्व से दिया जा रहा है। तो जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 5 लाख 5 लाख, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख 5 लाख। खत्म। क्लियर है? थर्ड एग्जांपल देखो। बैलेंस शीट दिया हुआ है, ऑथराइज कैपिटल है 1,000 प्रेफरेंस, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, इसमें से इशूड और सब्सक्राइब दिया हुआ है। इक्विटी शेयर्स देखो पार्टली पेड अप है ना, इक्विटी शेयर्स पार्टली पेड अप है ना, दिख रहा है? 8 रुपीज पेड अप ही है। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है जो कि कैश में कलेक्ट हुआ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और सिक्योर्ड लोन दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2022 को कंपनी ने क्या करा है? फाइनल कॉल मंगवाया, कितना रुपया? 2 रुपया। कितने शेयर्स पे? 90,000 इक्विटी शेयर्स पे। द कॉल मनी वाज रिसीव्ड ऑन 20 अप्रैल 2022। कब रिसीव हुआ ये पैसा? Thereafter, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 shares for every 4 shares held. हर 4 शेयर्स के बदले 1 शेयर्स दिया गया। तो नेसेसरी एंट्री करना है टू एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू। ठीक है, पहले एंट्री लिखिए, फर्स्ट एंट्री कॉपी निकालिए, लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 का आंसर। पहले लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,80,000 1,80,000, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
1,80,000, 1,80,000। हो गया। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 1,80,000, 1,80,000, फिर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। देखो यहाँ पे पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाया नहीं गया, बल्कि पैसा मंगवाया गया। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1,80,000, 1,80,000। अब देखो हर 4 शेयर्स के लिए 1 शेयर दिया जा रहा है ना, तो 90,000 इंटू 1/4, 90,000 को 4 से डिवाइड करो, 22,500। तो 22,500 बोनस शेयर्स इशू होगा। तो 22,500 बोनस शेयर्स के लिए 22,500 इंटू 10 रुपये चाहिए, यानी 2,22,000, 22,500 इंटू 100 इंटू 10 कितना होगा? 2,25,000, 2,25,000 चाहिए। देखो कहाँ कहाँ से लेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम लेंगे, जनरल रिजर्व लेंगे और प्रॉफिट लॉस से लेंगे। निकाल लो अमाउंट। देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,60,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस अमाउंट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। बोनस टू शेयर होल्डर्स में चला जाएगा 22,500 इंटू 10, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 22,500 इंटू 10, 2,25,000। सही है। तो डिफरेंस अमाउंट कितना चाहिए? प्रॉफिट लॉस से बैलेंस अमाउंट निकलेगा। बैलेंस अमाउंट जाएगा ना प्रॉफिट लॉस में। 1,60,000 हुआ जनरल रिजर्व और प्रीमियम हुआ 20, तो 1,80,000 हुआ ना। बाकी जो घट रहा वहां से ले लेंगे प्रॉफिट लॉस। देखो प्रॉफिट लॉस से कितना लिया? 45,000 एंड बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सही है। अब देखो इस क्वेश्चन में अब आपका बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट ही बोला ना बनाने के लिए। तो बैलेंस शीट में देखो कितना अभी जो तुमने एंट्री पास कराया उसमें कहाँ कहाँ गया, बैंक में कितना बैलेंस आया, तो बैंक बैलेंस 1,80,000 से बढ़ जाएगा। सही है। शेयर कैपिटल कितना से बढ़ेगा? 1,80,000 से पहले बढ़ा और अभी 2,25,000 से बढ़ा। समझ रहे हो? तो दोनों अमाउंट जोड़ करके शेयर कैपिटल कर लोगे। यानी अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में देखो शेयर होल्डर्स फंड में 12,05,000 का आ रहा है। कहाँ से आ रहा है 12,05,000? तो 10,000 जो था वो फुल्ली पेड अप हुआ, तो 10,000 शेयर्स वो फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर 1,00,000 का। और ये जो टोटल शेयर्स है 90,000 पहले से था ना, और 22,500 और इशू हुआ, 1,12,500 और सब फुल्ली पेड है 10 रुपये की इसका, यानी कितना आएगा ये 11,25,000। ये दोनों अमाउंट जोड़ करके कितना आ गया? 12,05,000। सही है। रिजर्व सरप्लस में कितना जाएगा? तो देखो रिजर्व सरप्लस में रिवैल्यूएशन रिजर्व तो एज इट इज रहेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो खत्म हो चुका है, जनरल रिजर्व भी खत्म हो चुका है। प्रॉफिट लॉस में 2,05,000 में से 45 घटा तो 1,60,000, तो 1,60,000 और 35 कितना हो गया? 1,00,000। तो रिजर्व सरप्लस में कितना जाएगा? रिजर्व सरप्लस में जाएगा 1,95,000। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में पहले जितना था उतना ही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं।
तो बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, तो बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट का सिर्फ एक्सट्रैक्ट पोर्शन दिखाया है यहाँ पे। शेयर कैपिटल 12,05,000, रिजर्व सरप्लस 1,95,000 और नॉन टर्म लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में सेम अमाउंट जो पहले दिया हुआ है 5 लाख। सही है। और एसेट साइड बैंक बैलेंस तो लिख नहीं पाओगे, क्यों? पहले से बैंक बैलेंस दिया हुआ है नहीं। तो इसीलिए बैलेंस शीट का सिर्फ एक पोर्शन है ना, इसीलिए क्या लिखा? एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। अगर बैलेंस शीट आप में आपको डिपेक्ट करने के लिए बोल दे, यू डोंट नो दी बोथ साइड ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो आप वहां पे जरूर मेंशन करेगा बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। ठीक है। आज का लास्ट एग्जांपल देख लें, बोनस खत्म। स्कैनर में क्वेश्चन होगा बोनस शेयर्स का, बना लीजिएगा, बन जाना चाहिए। हमको नहीं लगता कि इसके एग्जाम्पल के बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। आसान सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इससे ज्यादा टफ था वो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उसमें 5 डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो वही बन जाएगा आपसे। आगे चलिए। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद ध्यान दो, लास्ट का पोर्शन इंपॉर्टेंट है लिखना, ये वाला जो हट गया। देखो जितना भी शेयर्स एक कंपनी इशू कर सकती है, वो कंपनी जो शेयर्स इशू करेगी, कंपनी का शेयर्स इशूड जो है ऑथोराइज से ज्यादा नहीं हो सकता, ये बात मालूम है। मैक्सिमम कैपिटल कितना हो सकता है? ऑथोराइज कैपिटल कितना हो सकता है? अगर बोनस शेयर्स आप इशू कर रहे हैं और ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा हो जा रहा है कैपिटल, तो फिर ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? परमिशन लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजन है वो फॉलो करते हुए ऑथोराइज्ड कैपिटल को बढ़ाया जाएगा। ठीक है। और ऑथोराइज्ड कैपिटल को बढ़ाने के लिए जो भी लीगल प्रोविजंस है उसको फॉलो करके वो फॉर्मेलिटीज पूरा किया जाएगा। इस क्वेश्चन में जो अभी हम लोगों ने सॉल्व करा, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स था कितना? इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 1 लाख था ना। लेकिन अब शेयर्स कितना हो गया? 1,12,500। इसका मतलब ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाना पड़ा, है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिख दिया गया नीचे में नोट के तौर पे, द ऑथोराइज्ड कैपिटल हैज बीन इंक्रीज्ड बाय सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स। उसके आंसर के एंड में देखो ना नीचे में, ये वाला पॉइंट है लिखा हुआ, ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करा गया सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स से, क्योंकि इशूड कभी भी ऑथोराइज से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया है तो फिर ऑथोराइज को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने का जो प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर, वो भी फुलफिल किया जाएगा। तो यहाँ पे ये बात लिख दिया गया, ऑथोराइज कैपिटल हैज बीन इंक्रीज बाय सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स। और कितना से बढ़ाया गया? तो 11,25,000 का टोटल चाहिए, है ना। उसमें से है कितना पहले? 10 लाख, तो कितना से बढ़ेगा? 1,25,000 से। क्लियर है? यही बात इस फुटनोट में दिया हुआ है कि कभी भी इशूड कैपिटल से ज्यादा
इशूड कैपिटल कभी भी ऑथोराइज से ज्यादा नहीं हो सकता। चलिए लास्ट एग्जांपल देखिए आज का। बैलेंस शीट दिया हुआ, ऑथोराइज कैपिटल दिया हुआ है, इशूड सब्सक्राइब कैपिटल दिया हुआ है। इसमें आप देख लो कि इक्विटी शेयर्स पार्टली पेड अप है ना, और हमारे पास जनरल रिजर्व का पैसा है, सीआरआर का पैसा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, प्रॉफिट लॉस है। 1 अप्रैल 2022 को कंपनी ने फाइनल कॉल मंगवाया, कितना रुपए का? 1,35,000 शेयर्स पे। तो एंट्री तो अभी जस्ट किया, वैसे ही एंट्री होगा यहाँ पे, है ना। एंट्री होगा शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट से? 1,35,000 इंटू 2,70,000। और फिर जब पैसा रिसीव होगा 20 अप्रैल को, तो एंट्री करेंगे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 2,70,000। सही है, आगे बढ़िए। अब कंपनी रिजर्व दे रही है ना, हर 4 शेयर्स के लिए 1 शेयर, तो 1,35,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा? 1,35,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना शेयर्स आएगा? कितना? 33,750। 33,750 के लिए 33,750 इंटू 10 कितना होता है? 3,37,500। सही है, इतना रुपया बोनस देने के लिए चाहिए। अपने पास सिक्योरिटीज प्रीमियम सारा कैश में ले लिया, सीआरआर का पूरा पैसा यूटिलाइज कर लिया, जनरल रिजर्व का पूरा पैसा यूटिलाइज कर लिया, बाकी जो बैलेंस बचा कहां से ले लेंगे? तो ये 3,37,000 से ये तीनों अमाउंट माइनस करोगे तो कितना आएगा? 60,000। तो एंट्री होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, एंड देन बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दैट्स इट। क्लियर है? अभी यहां पर भी देखो, बोनस शेयर्स देने के बाद, बोनस शेयर्स देने के बाद ऑथोराइज शेयर से ज्यादा हो गया ना ये। ऑथोराइज शेयर्स क्वेश्चन में कितना है? 1,50,000 और 1,35,000 तो पहले से इशू था, और आपने अभी शेयर्स कितना इशू करा एक्स्ट्रा? 33,750 शेयर्स और इशू करा। तो इसका मतलब है कि ये एक्सीड कर जाएगा, किससे ज्यादा हो जाएगा? ऑथोराइज से ज्यादा हो जाएगा, तो ऑथोराइज को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बात फुटनोट में मेंशन कर दिया गया। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशूड इतना है, द ऑथोराइज्ड कैपिटल शुड बी इंक्रीज बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। कितना से बढ़ेगा? तो एग्जिस्टिंग इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल 13,50,000 का है, और नया बोनस शेयर्स कितने का है? 3,37,500 का। दोनों मिला के कितना हो रहा है? 16,87,500। और अभी पहले से 15 लाख है, तो 15 लाख 16 लाख में से 16,87,500 में से 15 लाख घटा दो, कितना बनता है? या इसको डिवाइड बाई 10 कर दो सीधा, टोटल इतना ही हुआ ना, 16,87,500, मतलब 1,68,750 शेयर होगा टोटल ऑथोराइज। क्लियर है? ये बात फुटनोट में लिख देंगे, तो दिक्कत? चलिए, बोनस शेयर से रिलेटेड स्कैनर का क्वेश्चन बना लीजिएगा। कल तो आप लोगों का इकोनॉमिक्स देखेंगे, कल एंड परसों। कल और परसों का लेक्चर तो आ ही जाएगा ग्रुप में।